स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका केआर डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टेंस की। और टेंस की बात थोड़ी सी पहले भी हो चुकी, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि इंग्लिश के अंदर शुरुआत के अंदर केवल दो ही टेंस थे, और ये इस बात का प्रमाण है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा था प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है मतलब पास्ट सिंपल में, या इसको पास्ट इंडेफिनेट भी बोल दो, पास्ट इंडेफिनेट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से किसी भी टेंस का हमको पता नहीं चलता है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि इंग्लिश में शुरुआत में दो ही टेंस थे। अब मैं आपको एक विशेष बात और बता रहा हूं जो सेंटेंस की है। सभी टेंसेज के सेंटेंस एक ही तरीके से बनते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरी होती है मेन वर्ब, और उसके बाद में जैसे ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो सभी टेंसों में इस तरीके से चलता है, केवल दो टेंसों को छोड़ करके। और वो दो टेंस कौन कौन से हैं? वो हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग केवल एक टेंस के अंदर होता है, और वो है सिंपल प्रेजेंट। देखो इसके अंदर, जैसे आई गो देयर, आई गो देयर। अब इसमें वर्ब की यह है फर्स्ट फॉर्म। दूसरा सेंटेंस देखो, आई वेंट दिल्ली लास्ट ईयर, आई वेंट दिल्ली लास्ट ईयर। इसके अंदर ये जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब तुम्हारे में से आप कोई ये भी सोच सकता है कि सर फ्यूचर के अंदर भी, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। भाई उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, नो डाउट, लेकिन उसमें शैल और विल का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल और विल आ गया तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और उसका फॉर्मेशन अलग हो जाता है। तो ये दो टेंस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जिनके अंदर सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और जब ये सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक और जब ये प्रश्नवाचक बनते हैं तो इसके अंदर तो हो जाता है डू और डज का प्रयोग। ये आपका रहा डू और डज, और इसके अंदर प्रयोग हो जाता है डिड का। जब डू और डज का आप प्रयोग कर दें तो जो वर्ब के साथ में एस और ईएस लगता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसमें लगता है एस या ईएस, और इसमें सेकंड फॉर्म। तो जब डू डज और डिड का प्रयोग आप सेंटेंस के अंदर कर दें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ले आए दोनों को ही। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये देखो, सी वर्क्स वेरी हार्ड, सी वर्क्स वेरी हार्ड। ये सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस है, और ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें नॉट और क्या का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ओके, अब देखो इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, तो सेंटेंस बना सी डज नॉट वर्क हार्ड, सी डज नॉट वर्क हार्ड। ये इसका सेंटेंस बना। अब आपने देखा यहां पर है वर्क्स और ये आया वर्क, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर डू और डज का प्रयोग हो जाए। जैसे अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। तो अगर यहां पर डू और डज का प्रयोग हो जाए तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसके साथ में एस या ईएस और सिंपल पास्ट हो तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको फर्स्ट फॉर्म में आप ले आएं। ये इसमें विशेष बात है।
प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और एक सेंटेंस है जहां पर होता है तो वो बहुत हायर लेवल का है, वो हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम यहीं तक सीमित रहेंगे। आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। अब टेंसेज की बात आगे चलाते हैं कि टेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरली आप जो बुक्स पढ़ते हैं हम हिंदी मीडियम की, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दे देता है, भाई ये हेल्पिंग वर्ब याद कर लो। फिर कोई राइटर होता है वो जैसे सिंपल प्रेजेंट को समझाता है कि वाक्य के तुम्हें ता है, ती है, ते हैं, आते हूँ। कंटिन्यूस में जैसे रहा है, रही है, रही हैं। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरीके से वो समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही प्राइमरी लेवल पर तो ठीक है कि ये छोटे बच्चों को हम इस तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा ता है, ती आता है? एग्जाम में तो न तो रहा रही आता है, न चुका चुकी आता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और टेंसेज का एकदम सटीक नॉलेज आपको मैं दे रहा हूं, तो आप इस चीज को बहुत ही गौर से देखना। ओके, जैसे मैं बात कर रहा हूं सिंपल प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब डू और डज, डू है इसके लिए प्लूरल के लिए, और जो डज है वो आता है सिंगुलर के लिए। ये बात आप समझते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया। और जैसा हिंदी में मैं आपको बता ही रहा हूँ, ताती आते हैं, वर्ब की फॉर्म बता देते हैं, और एक दो चीज़ें वो और बता देते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनसे हमको टोटली अलग तरीके से देखना है टेंस को, जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं उस तरीके से। तो वो क्या तरीका है? तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 कि अगर आपको एडवर्ब्स का पता है, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अगर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर आपको एडवर्ब्स का पता है, इनकी एडवर्ब्स मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब होती हैं वो दूसरे टेंसों में रेयरली तो जा सकती हैं, लेकिन अमूमन तौर पर नहीं जाती हैं। और हमारे एग्जाम में क्या होता है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, ये एक सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल डेली। अब यहां पर वो ये दे देता है, और यहां पर गो वर्ब की फॉर्म भरवाता है कि गो वर्ब की फॉर्म भरो। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा गो करना है, वेंट करना है या गोन करना है? इसका क्या तरीका है? तो आज मैं आपको ये तरीका बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, ये तो है इसमें सब्जेक्ट, जैसे ये है इसमें वर्ब, और स्कूल है इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये जो टाइम से रिलेटेड जो एडवर्ब्स हैं, मैंने आपको बताया था 3 तरीके की एडवर्ब फेमस होती हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में एमपीटी। ये तीनों एक साथ आती हैं तो इस तरीके से आती हैं, मैनर, प्लेस और टाइम। अब जैसे प्लेस आ गया और दूसरी टाइम की है, तो टाइम वाली सबसे लास्ट के अंदर जाती है, और अगर ये तीनों ही आती हैं तो फिर ये इस क्रम में आती हैं, मैनर, प्लेस और टाइम। तो हमको अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देना है, और हमको ये पहचान करनी है कि अगर हम जो एडवर्ब टाइम की हैं और वो किस टेंस की हैं, अगर हमको इस बात का पता हुआ या हमको पता रहता है, तो हम सेंटेंस को बहुत आराम से समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। जैसे मैं आपको बताऊं, डेली का यूज सबसे ज्यादा 99.99% सिंपल प्रेजेंट के अंदर होता है।
तो इसको देखते ही हम ये समझ जाएंगे कि ये जो एडवर्ब है ये केवल सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है, सिंपल पास्ट के अंदर ये यूज नहीं होती है। तो सीधा ही हम इसको कर देंगे गो। अब आई है वो तो प्लूरल माना गया है, वैसे सिंगुलर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, गोज नहीं आएगा। आई गो टू स्कूल डेली। तो ये जो जितने भी सेंटेंस हैं जो टेंसों के अंदर बटे हुए रहते हैं, ये जो चारों टेंस हैं इंग्लिश के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनकी एडवर्बियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब सेंटेंस के लास्ट में अमूमन एग्जाम के अंदर एडवर्ब आएगी, और आप अगर आपने एडवर्ब को पहचान लिया तो आपके टेंस पहचान में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी एडवर्ब कौन कौन सी होती हैं। प्रेजेंट सिंपल, तो इसकी एडवर्ब देखो, डेली, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, occasionally, once in a month, once in a month, once in a week, once in a year, ये सारी इसके अंदर आती हैं। और जैसे देखो तो आप जैसे often, जैसे seldom, ये एडवर्ब फेमस एडवर्ब हैं जो सिंपल प्रेजेंट में यूज में ली जाती हैं। यूजुअली यानी अक्सर, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ओकेजनली का मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, वंस इन ए मंथ महीने में एक बार, ऑफन अक्सर, सेल्डम कभी कभी। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब्स केवल सिंपल प्रेजेंट के अंदर आती हैं। सेंटेंस के लास्ट में या बीच में या शुरुआत में कहीं भी ये मिले तो आप ये मान के चलें कि ये जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट सिंपल का होगा। ऐसी तरीके से जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की कौन कौन सी हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो एडवर्ब हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब से बिल्कुल अलग हैं। जैसे एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, नाउ, ये इस तरीके की एडवर्ब आती हैं। अच्छा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती हैं वो ऐसी एडवर्ब होती हैं जो तत्काल समय बताती हैं, जो तत्काल समय बताती हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम को नहीं तो पीछे लेकर के जाती हैं और न ही आगे लेकर के जाती हैं। इस तरीके की जो वर्ब होती हैं, एडवर्ब होती हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आती हैं। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी एडवर्ब हैं जैसे जस्ट, जैसे रिसेंटली, जैसे ऑलरेडी, जैसे येट, जैसे स्टिल, जैसे सो फार। और कभी कभी इस टेंस के अंदर फॉर और सिंस का भी यूज होता है। मैं बताऊंगा आगे कि उसका यूज कैसे होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई। और अब है, मैं शॉर्ट में लिख, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी जो एडवर्ब हैं वो फेमस एडवर्ब हैं सिंस और फॉर। और
कभी कभी आपको ये भी मिल सकता है ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग, एटसेट्रा। इस तरीके की एडवर्ब भी आपको मिल सकती हैं। अगर सिंस ऑफ और नहीं मिलेंगी तो ये एडवर्ब आपको मिलेंगी। तो अब आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट की अलग थी, कंटिन्यूस की अलग है, परफेक्ट की अलग है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अलग है। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे तेज तर्रार जो स्टूडेंट होता है वो इनको सबसे पहले तैयार करता है और वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता टेंस के ऊपर। उसको इतना सा पता होता है कि एडवर्ब कौन सी है और वो एडवर्ब से ही टेंस की पहचान कर लेता है और सही वर्ब भर देता है। तो मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले इनको तैयार करना, और ये बहुत ही ईजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किस तरीके से होता है। अभी तक तो आपने यही सुना कि भाई ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपने इस तरीके से ही देखा है। लेकिन जैसे मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, जैसे मान लो एक बच्चा है छोटा सा और उसको हिंदी नहीं आती, आप ये बात मानो कि वो जो बच्चा है वो जापान का रहने वाला है, ठीक। अब उसमें अगर हम उसको टेंस पढ़ाएं तो हम उसको ये तो नहीं पढ़ा सकते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते आते हैं, ठीक। जैसे मान लो जापानीज भाषा में ये भी वर्ड नहीं है, तो फिर हम उसको टेंस कैसे पढ़ाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको टेंस ही नहीं पढ़ाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा ता है, ती है और ते हैं से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। तो फिर इनका यूज कैसे होता है? तो मैं स्टूडेंट्स आज आपको यही बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, इस बात को अच्छे से देखना कि मैं आज ले रहा हूं जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसका यूज कहां पर होता है? तो इसके यूसेज हैं। यूसेज का मतलब कि कुछ जगह निश्चित हैं, वहीं पर इस टेंस का प्रयोग होता है। कुछ जगह निश्चित हैं, वहीं पर इस टेंस का प्रयोग होता है। आज आपसे इस तरीके से करें, टेंस तैयार करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, आपको एडवर्ब्स का पता होना चाहिए, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और थर्ड आपको यूसेज का पता होना चाहिए। फिर मैं नहीं समझता कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको आएगी। और चलो चालू करते हैं। नंबर 1, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौम सत्य। ये सार्वभौम सत्य क्या होता है? सार्वभौम सत्य वो होता है जो सबको पता हो, नंबर 1 बात, जो नियम से हो रहा हो, नंबर 2 बात, उसको हम बोलते हैं सार्वभौम सत्य। मतलब जिसको किसी एक भी व्यक्ति को डाउट न हो। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताऊं, द सन राइज इन द ईस्ट, ये एक सेंटेंस है, द सन राइज इन द ईस्ट। अब इस बात के लिए कौन मना करेगा दुनिया के अंदर कि जो सूर्य है वो पूर्व में उदय नहीं होता है? ये सार्वभौम सत्य है। जो सूर्य है, वो जो सूरज है, द सन है, वो पूर्व में उदय होता है। दूसरा सेंटेंस देखो, वुड फ्लोट्स, जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है। दुनिया की किसी भी तरीके की लकड़ी हो, वो पानी के अंदर तैरेगी तैरेगी। और देखो, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, जो शहद होता है वो मीठा होता है। तो दुनिया में किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, जो शहद होता है वो हमेशा मीठा होता है। तो ये है यूनिवर्सल ट्रुथ।
अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। जैसे ये एक टाइम की लाइन है, इसके अंदर ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये लाइन मान लेते हैं हम, ये है आपका फ्यूचर। ठीक है, आगे कर लेते हैं इसको। अब हम कहाँ खड़े हैं इसके अंदर? हम खड़े हैं प्रेजेंट के अंदर। हम नहीं तो पास्ट में है और नहीं फ्यूचर के अंदर है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब आप ये तय करो कि यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहते हैं, तो मैं आज आपको इसकी एक डेफिनेशन बताता हूं कि कोई काम पास्ट में हो रहा था, यहां से ये चालू हुआ, यहां भी हो रहा था, और ये प्रेजेंट में भी हो रहा है, और ये फ्यूचर में भी होगा, ये फ्यूचर में भी होगा, ये इसकी शर्त है। और ये काम हजारों सालों से चल रहा है, लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है। पास्ट में भी उसी तरीके से चल रहा था, प्रेजेंट में भी उसी तरीके से चल रहा है, और 100% ऐसा फ्यूचर में भी होगा। उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल ट्रुथ। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं छोटी सी। मैंने यहां पर प्रयोग किया इज का। अब आप में से बहुत सारा स्टूडेंट ये समझता है कि सर इज तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है, तो नो डाउट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट के अंदर होता है। मैंने आपको ये बताई थी या नहीं बताई थी? बताई थी। अब देखते हैं, जैसे बी वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी इज, एम और आर, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म इसकी मैंने बताई थी वाज और वर, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बीन है, ये इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि एक ही टेंस है इंग्लिश के अंदर जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और ये वर्ब रही है। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है। और मैं आपको बताऊं, जैसे आई हैव ए कार, बताओ कौन सा टेंस है? आई हैव ए कार। तो जो हैव है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज और हैव। सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। तो जब फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव है और फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही हुआ। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो एम है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। तो स्पष्ट बात है कि ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट की। और अगर ये दोस्तों ये अगर परफेक्ट में होता ना, तो ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में आएगा, और फिर वहां वर्ब क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और ये इज आ गया, इसके बाद में आईएनजी आएगी वर्ब के साथ में, तब वो कंटिन्यूस के अंदर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो आज आपने ये बात सीखी। तो सबसे पहले है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करें। अब नंबर 2 है इसके अंदर हैबिट्स का। क्या है? हैबिट्स का। तो सबसे पहले तो ये देखो कि हैबिट साइंटिफिक भाषा में किसको कहते हैं? व्हाट इज हैबिट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक आदमी की उम्र लगभग एवरेज 100 साल मान लेते हैं। अब एक आदमी जैसे ये आपका आ गया 1978 के अंदर पैदा हुआ, अगर ये 100 साल जीता है तो मान लेते हैं ये 2078 के अंदर ये आदमी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ये कोई बहुत ही लकी हुआ, मान लेते हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आदमी जीने वाला और भी जी सकता है, जैसे इसमें हम और इंक्लूड कर लेते हैं 2088 और चलो 2088 और कर लेते हैं, 110 साल का कर लेते हैं। ठीक है।
अब देखो आप कि जैसे मान लो मैं अगर ये कहता हूं कि आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली, तो ये मेरी एक हैबिट है। आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट लिखने की जरूरत नहीं, उसी से क्लियर हो जाता है। आई स्मोक, ये भी एक हैबिट है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी एक हैबिट है। तो ये जितनी भी जो हैबिट्स होती हैं, ये अमूमन ये बात मान के चलो कि ये 80-90 साल से इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। मतलब मेरी कोई भी आदत हो, वो उसकी जो लेंथ है, टाइम की लेंथ है, भूतकाल से लेकर के और प्रेजेंट तक, भूतकाल से लेकर के और प्रेजेंट तक, ये उम्र इसकी बहुत कम है। ये 80-90 साल हो सकती है। कोई आदमी 100 साल जिया, ठीक, अब क्या 100 साल से उसकी कोई आदत है? जैसे मैं ये कहूँ कि वो स्मोकिंग करता है, तो मैं उसके बारे में ये नहीं कह सकता कि वो 100 साल से स्मोकिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि उसने जन्म लेते ही और सिगरेट मांगी, जन्म लेते ही सिगरेट मांगी, तभी उसकी हैबिट होगी मरते दम तक जैसे 100 साल की। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आदमी जन्म ले और जन्म लेने के 2 मिनट बाद में कहे कि लाओ सिगरेट जला करके दो, मेरे को सिगरेट पीऊंगा। ऐसे नहीं हो सकता। या ये भी नहीं कह सकता हो कि यार शाम को घूमने चलते हैं, वो शाम को घूमने भी नहीं चल सकता। तो इसका जो टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, और फ्यूचर में तो ये घटना होती ही नहीं, खत्म हो जाती है। तो ये तो आपकी परिभाषा, डेफिनेशन रही यूनिवर्सल ट्रुथ की और हैबिट की। अब आप समझ जाना कौन सी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है और कौन सी चीज हैबिट है। दोनों का यूज इसी के अंदर होता है। नंबर 3, जो इनको बोलते हैं हम जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ, ये क्या होती है जनरल ट्रुथ? जैसे जनरल ट्रुथ मैं बताता हूं कैसे। जैसे मान लो मेरा घर है और मेरा घर नेशनल हाईवे नंबर 8 के ऊपर स्थित है, और अगर कोई मेरे से पूछता है कि बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है, तो मैं बताऊंगा उसको कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और जो मेरा मकान है, मेरा घर है, वो नेशनल हाईवे 8 NH 8 के ऊपर पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे सामने एक मंदिर है। अब कोई आदमी पूछे कि बताओ मंदिर कहाँ पर है, तो हम उसको कहेंगे कि यार हमारे घर के सामने एक मंदिर है। तो इनको इंग्लिश में कहते हैं जनरल ट्रुथ। क्या कहते हैं? जनरल ट्रुथ। जैसे मैं एक कमरे में पढ़ा रहा हूँ अब, तो ये एक जनरल ट्रुथ है। तो जो साधारण तरीके से चीजें जो हम देखते हैं और जिस तरीके से वो अवस्थित होती हैं, दे आर कॉल्ड जनरल ट्रुथ। और ये भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आता है। और देखो माई हाउस स्टैंड्स ऑन NH 8. My house stands on NH 8. Okay. A temple is situated in our street. ए टेम्पल इज सिचुएटेड इन ओवर स्ट्रीट, कि एक गली के अंदर हमारा मंदिर है। ए टेम्पल, एक टेम्पल है जो कि हमारी गली के अंदर अवस्थित है। तो दोस्तों इनको कहते हैं जनरल प्रेजेंट। तो ये जनरल ट्रुथ इनको कहते हैं, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही आते हैं। और क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर? नंबर 4, जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस और हिस्टोरिकल प्रेजेंट दोनों एक साथ ही लिख देता हूं।
हिस्टोरिकल प्रेजेंट। देखो न्यूज़पेपर हेडलाइंस, जैसे भारत के और चाइना के बीच में संघर्ष हुआ गलवान घाटी के अंदर, उसमें 20 लोग इंडिया के शहीद हो गए और लगभग 40 के लगभग शहीद हो गए चाइना की। अब ये हुए, मान लेते हैं जैसे ये हुए आज, और न्यूज़पेपर छपेगा कल, मतलब न्यूज़पेपर तो कल आएगा, मॉर्निंग को आता है न्यूज़पेपर, तो तब भी आप देखना है उसके उसमें क्या लिखा हुआ आया, 20 सोल्जर्स डाई, फुल स्टॉप, 20 सोल्जर्स डाई। और यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब की एस और यस इसमें नहीं लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि घटना हो जाती है पास्ट के अंदर, लेकिन न्यूज़पेपर आता है दूसरे दिन मॉर्निंग को, तो उसको प्रेजेंट में दिखाने के लिए कि भाई ये घटना पास्ट में नहीं हुई, ये घटना आज ही हुई है। इस वजह से आप न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती हैं वो सब की सब इसी टेंस के अंदर लिखी जाती हैं, चाहे घटना पास्ट की हो। हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ये क्या है? हिस्टोरिकल यानी जैसे बाबर ने बाबरनामा लिखा और उसने आकर के राणा सांगा से युद्ध किया खानवा के मैदान में। अब अगर उस युद्ध का वर्णन हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, मान लेते हैं ये एक क्लास है, तो मैं उसको कहूंगा कि देखो ये एक युद्ध का मैदान है, ये एक युद्ध का मैदान है, इधर से बाबर आता है और इधर से राणा सांगा आता है, दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो मैं बोल भी प्रेजेंट में रहा हूं, तो ये घटना पूरी तरीके से पास्ट की होती है लेकिन लिखी प्रेजेंट में जाती है। तो आप देख लो इसको भी थोड़ा सा, जैसे बाबर कम्स इन द बैटलफील्ड एंड ऑन द अदर साइड राणा सांगा कम्स। राणा सांगा कम्स। तो ये एक पास्ट की घटना है, लेकिन अगर हम ऐसे ही कोई ड्रामा, कोई भी इस तरीके, ऐसे कोई थिएटर, अगर हम उसका वर्णन कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, तो वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो ये इसके यूसेज हैं, ये क्या है इसके यूसेज हैं। तो यूसेज के अंदर 100% इसी टेंस का यूज होता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट अब देखते हैं हम कि जो इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज है वो मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है कि इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है जैसे कोई भी आदमी का बिजनेस है, जैसे उसका प्रोफेशन है, उसका क्या है, प्रोफेशन है, तो इसके अंदर ये सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। किस तरीके से, जैसे देखो ही sells books, he sells books। दूसरा, जैसे मैं टीचर हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इसी तरीके से दूसरे लोगों के, जैसे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, जो लकड़हारा होता है, जो पेड़ काटने वाला होता है, वो पेड़ ही काटता है। जैसे मैं ये कहूं कि राम कट्स ट्रीज, राम कट्स ट्रीज। तो ये जो सारे के सारे
प्रोफेशन हैं ये इसमें आते हैं, और ये डेली होते हैं। ये काम क्या होते हैं? ये काम डेली होता है, रूटीन में होता है, और इनको इंग्लिश के अंदर कस्टम रिएक्शंस भी बोलते हैं। इनको इंग्लिश के अंदर कस्टमरी एक्शन भी बोलते हैं। कस्टम रिएक्शन यानी जो हम अमूमन करते हैं, रूटीन जो हम डेली करते हैं, डेली करते हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट के अंदर आते हैं। जो काम हमने कल भी किया, जैसे देखो सूरज पूर्व में उदय हुआ, उसके बाद में हम उठे, तो उठने का टाइम निश्चित है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ हैबिट आ गई। फिर हमने हमारा काम किया, जैसे मैं इतनी बजे नाश्ता लेता हूँ, इतनी बजे खाना खाता हूँ, इतनी बजे मेरे काम पर जाता हूँ, इतनी क्लास लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं शाम को थोड़ा बहुत टीवी देखता हूँ, उसके बाद में सो जाता हूँ। तो ये जो दिन भर की जो घटनाएं हैं, ये जनरली 100% वही होती हैं जो हम पिछले दिन करते हैं। ये तो करेंगे ही करेंगे हम लोग। तो इनको कहते हैं कस्टमरी एक्शन। कस्टमरी का मतलब जो नियमित रूप से होती हैं। और आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई भी वाक्य कभी भी पूरा नहीं होता, वो घटना हमेशा चलती रहती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर कोई भी घटना होती है वो एक्शन फॉर्म में रहती है, वो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि जो एक्शन हमेशा चलती रहती है वही तो आएगी उसके अंदर। और परफेक्ट के अंदर वो एक्शन आती हैं जिनमें काम कंप्लीट हो जाता है। तो इनको कहते हैं दोस्तों एस्पेक्ट। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं। थोड़ा लिख के बताऊं क्या? ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी बीच के अंदर। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूस तो वो तो इसी में आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट। तो इंडेफिनिट का कोई भी क्रिया होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती। ये सेंटेंस न तो पूरे होते हैं और न अधूरे होते हैं, यानी इसमें जो एक्शंस होती है वो परमानेंट चलती रहती है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। शायद मीठा होता है, शायद पहले भी मीठा होता था, आज भी मीठा होता है, आगे मीठा होगा। मैं कल भी सुबह 5 बजे उठा था, आज भी सुबह 5 बजे उठाऊं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक 5 बजे उठूंगा। तो ये घटना चलती रही लंबी। तो इसमें जो एक्शंस आती हैं वो न तो कंप्लीट होती हैं और न ही वो इनकम्प्लीट होती हैं, न तो पूर्ण होती हैं और न ही अपूर्ण होती हैं। ये बिल्कुल नहीं होती इसके अंदर। इसमें कोई भी जो एक्शन होती है वो चलती रहती है, जो एक्शन है वो चलती रहती है। और इसमें जो एक्शन होती है वो पूर्ण होती है, इसमें जो एक्शन होती है वो पूर्ण होती है। और परफेक्ट कंटिन्यूस, चूंकि उसके साथ में फिर कंटिन्यूस जुड़ गया तो उसमें भी एक्शन चलती रहती है, बस उसमें इतना सा फर्क पड़ता है कि वो टाइम के साथ में चलती रहती है। तो दोस्तों ये हैं एस्पेक्ट। मैं समझता हूं जो सिंपल प्रेजेंट है वो आपकी समझ में आ गया होगा। देखो और देखो, when it rains, या ये मैं अगर ये कहूं if it rains we shall get wet। एक सेंटेंस नंबर 1, ये है टाइम क्लोज। और टाइम क्लोज के अंदर क्या होता है कि इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है, ये है प्रेजेंट सिंपल और ये है फ्यूचर सिंपल।
तो अगर टाइम क्लोज आ जाती है, ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा गया है। अगर प्रेजेंट सिंपल का एक जगह यूज हो गया तो आगे फ्यूचर सिंपल ही आएगा, और अगर फ्यूचर सिंपल में एक सेंटेंस में यूज हो गया तो फिर उसके साथ प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल के यूसेज आपको बता दिए गए हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां होता है? जब एक्शन कंटिन्यूअस हो, यानी जब काम चल रहा हो। जैसे नंबर 1, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये काम अब हो रहा है, यानी देखो प्रेजेंट किसको कहते हैं, सुनो अच्छे से। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर कोई काम, यानी देखते समय कोई काम हमारे से अगर वो कंटिन्यूस एक्शन में है तो उसके लिए हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अभी 2 मिनट पहले का टाइम है वो पास्ट में गया, तो कंटिन्यूस, सबसे पहले तो ये देखो कि कंटिन्यूस कहते किसको। कंटिन्यूस का मतलब होता है देखते समय, बोलते समय अगर काम जारी हो तो कंटिन्यूस टेंस। ओके, आई एम टीचिंग यू, ये कंटिन्यूस काम चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिलहाल, तो इसको तुम कह सकते हो कि ये काम कंटिन्यूस हो रहा है। जैसे दूसरा सेंटेंस और देखो, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड, तो वो खाना बना रही है। तो ये काम जब हमने देखा तो हम देख रहे हैं उसको कि वो खाना बना रही है, तो ये काम इंस्टेंट जब देखते हैं तभी ये काम हो रहे होते हैं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट के अंदर। और चूंकि ये प्रेजेंट के अंदर ये घटना चल रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें एक विशेष बात और है दोस्तों, इसको इंग्लिश में आजकल बोलते हैं इमीडिएट प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? इमीडिएट प्रेजेंट, यानी जो इंस्टेंट प्रेजेंट। और अब एक सेंटेंस और देखो, आई एम रीडिंग द रामायण, आई एम रीडिंग द रामायण। और देखो दूसरा सेंटेंस, शी इज रीडिंग द महाभारत, शी इज रीडिंग द महाभारत। और ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही एक्शन नहीं आती है कि जो बोलते समय हो रही है, एक इसका यूसेज वो भी है जो बोलते समय नहीं हो रहा लेकिन तब भी हम उसको कंटिन्यूअस में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रामायण पढ़ने का शौक है और मैं डेली सुबह, जैसे मान लेता हूं कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर के और 8 बजे तक रामायण पढ़ता हूं, और ये काम मैं हैबिचुअल कर रहा हूं, डेली कर रहा हूं। ओके, अब शाम को कोई आकर के मेरे से कहता है, शाम को कोई आकर के मेरे से पूछता है कि रामायण पढ़ रहे हो क्या, तो मैं उसको बोलता हूं कि हाँ मैं रामायण पढ़ रहा हूं, मैं रामायण पढ़ रहा हूं। लेकिन बोलते समय एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग ये घटना नहीं हो रही, लेकिन वैसे ये डेली हो रही है, ये रूटीन से हो रही है ये काम, और कंटिन्यूअस अवस्था में हो रही है, लेकिन बोलते समय नहीं हो रही। तो ऐसे घटनाओं के लिए भी दोस्तों हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसको कहते हैं जनरल प्रेजेंट।
जनरल प्रेजेंट, मतलब स्वाभाविक रूप से ये काम हम कर रहे हैं। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये टेंस बना है और इसी के लिए टेंस ये यूज में लिया जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बोर्ड पर लिखी हुई है, मैंने आपके लिए पहले से लिख रखी थी, ये वर्ब्स इतनी सारी सारी। अब इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे देखो एक वर्ब का विभाजन है स्टेटिव और डायनामिक, स्टेटिव और डायनामिक। स्टेटिव के अंदर कोई भी वर्ब होती है उसके अंदर आईएनजी लग करके वो यूज हो जाती है, जैसे वर्क, जैसे स्लीप, ये ठीक है, दो वर्ब हैं। और इंग्लिश के अंदर 99% जितनी भी वर्ब हैं वो सारी की सारी, सॉरी मैं आपको गलत बता रहा हूं, उल्टा बता रहा हूं, गलत नहीं बता रहा, ये डायनामिक इधर जाएगी, लिखने में गलती हो गई, डायनामिक और स्टेटिव। स्टेटिव तो जो डायनामिक का मतलब ही होता है जिसमें एक्शन हो, डायनामिक का ये इंद्रियवाद है, डायनामिक का मतलब एक्शन, गठित होने वाली चीज, और स्टेटिव का मतलब एक ही जगह रुकने वाली चीज। ओके, कुछ वर्ब इंग्लिश में 99% वर्ब इंग्लिश के अंदर वो वर्ब होती हैं जिनके अंदर आईएनजी लगता है, जैसे नाउ आई एम वर्किंग, आई एम टीचिंग यू, तो टीच, वर्क, स्लीप, नाउ आई वांट टू स्लीप, या आई एम स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग। तो ये वर्ब कंटिन्यूस में आराम से चली जाती हैं। और दूसरी जो वर्ब होती हैं ये कुछ कंटिन्यूस अवस्था में नहीं जाती हैं। तो मैं आपको एक फेमस इसका सेंटेंस आपको बताता हूं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़का किसी लड़की से ये बोले कि मैं तेरे से प्यार कर रहा हूं? जैसे मान लो बगल में बैठी है और वो उसको कहे कि मैं तेरे से प्यार कर रहा हूं, मैं तेरे से प्यार कर रहा हूं, तो आप देखना इस चीज को, कोई भी ये चीज नहीं बोलता, सब क्या बोलते हैं कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। और अगर तुमने किसी लड़की को प्यार करने के लिए ये बोल दिया कि मैं तेरे से प्यार कर रहा हूं, सुनना एक बात, विशेष बात, फिर गजब की बात आ गई इंग्लिश के अंदर, आई एम लविंग यू, और दूसरा सेंटेंस है आई लव यू। मैं अभी अभी आपको बता रहा था कि इंडेफिनेट ये होता है, इंडेफिनेट ये होता है कंटिन्यूअस, और ये होता है परफेक्ट। और मैं आपको एस्पेक्ट बता रहा था, एस्पेक्ट यानी इसमें वो क्रिया आती हैं जो वो काम आते हैं जो न तो कभी खत्म होते हैं, कभी खत्म, मतलब क्रिया नहीं तो पूर्ण होती है और नहीं अपूर्ण होती है, और कंटिन्यूस में काम चलता रहता है। लेकिन इसकी एक शर्त है कंटिन्यूस की, और वो अब आ गई सही टाइम पर। शर्त क्या है कि कोई भी काम अगर कंटिन्यूस अवस्था में हुआ तो उसका अंत निश्चित है। ये है इसके अंदर, एस्पेक्ट के अंदर। हमने कोई काम कंटिन्यूस देखा, चलो ये एक बात, लेकिन तुम दुनिया के कोई भी काम देख लो, जैसे अगर इस वीडियो को तुम बहुत आराम से सुनोगे तो मेरे आसपास थोड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया है और यहाँ बर्ड्स हैं ना, वो चिर्प कर रहे हैं। चिर्प एक इंग्लिश की मीनिंग है चिर्प। चिर्प का मतलब चींची करना। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ आपको। क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। अगर इनके कंटिन्यूस जोड़ दिया, जैसे बर्ड्स आर चिर्पिंग और आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों जो कंटिन्यूस एक्शन होती है वो हमेशा खत्म होती है। देखो कितनी शानदार चीज चल रही है। बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि ज्यादातर जो हिंदी मीडियम की बुक्स लिखी हुई है, इन लोगों ने नकल की इंग्लिश की बुक्स की। इन्होंने इंग्लिश की बुक्स पढ़ी, जैसे आज से मैं 100 साल पहले की बात कर लेता हूँ, 100 साल की बात कर लेता हूँ, 100-200 साल की कर लो चाहो तो। और इन लोगों ने क्या किया, इन नकलचियों ने, कि ताहत तिहत एक हिसाब से बना दिया, और जो रूल्स और रेगुलेशंस बताए ना उनको अच्छे से नहीं बताया। ये एस्पेक्ट
क्या कोई हिंदी की किताब जिसमें मिल सकते हैं ये चीज़? या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बोलते समय कोई काम नहीं हो रहा और वो भी कंटिन्यूस के अंदर आएगा। तो मैंने दोस्तों ये देखा है कि इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा टेंस के बारे में लिखा है और वो बहुत ही कम लिखा है, और हम वही किताबें पढ़ते रहते हैं और जब एग्ज़ाम में जाते हैं हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप हिंदी मीडियम को एक बार तो देख लो, लेकिन इंग्लिश मीडियम की कोई किताब लेकर के आओ। और मैं आज आपको दो बहुत ज़बरदस्त किताबों के नाम बताता हूँ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो है इंग्लिश ग्रामर, नाम तो इंग्लिश ग्रामर ही है, वो राइटरों के नाम से फेमस है दोनों किताबें। और एक का नाम है रैन एंड मार्टिन, और ये एक के राइटर हैं, बुक नंबर 1। अगर इस नाम से मांगोगे तो ये मिल जाएगी बाजार में। दूसरा नंबर है थॉमसन एंड मार्टिनेट, थॉमसन एंड मार्टिनेट। ये दोनों ही बहुत स्टैंडर्ड की किताबें हैं। इसकी तो 2 एक्सरसाइज बुक और आती हैं, ये 3 किताबें आती हैं, एक ग्रामर की बुक 2 एक्सरसाइज, और जो ऊपर वाली है वो केवल ग्रामर आती है और उसी के अंदर एक्सरसाइज आती है और कभी कभी अलग भी आ जाती है, तो आप देख लेना। ये दोनों किताबें टेंस मतलब जो भी इंग्लिश की ग्रामर है वो आप इनमें से पढ़िए, और फिर आप हिंदी मीडियम की ग्रामर पढ़िए, आपको इतना बड़ा डिफरेंस मालूम चलेगा। और जब ये किताबें पढ़ोगे तो ये एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन आते हैं इनसे, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती हैं दोस्तों। ये दोनों किताबें, ये इंडिया में नहीं चलती, पूरी दुनिया के अंदर ये चलती हैं, और ये सबसे बेसिक प्राइमरी लेवल की किताबें हैं। दोनों 10th स्टैंडर्ड में चलती हैं, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो कभी मौका मिले तो इनको पढ़ना, जिससे ये सब चीज़ें आपको मालूम चले। डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होते हैं, कोई काम कंटिन्यूस में नहीं चल रहा तब भी कंटिन्यूस में जा रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ की डेफिनेशन क्या है, हैबिट की परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें इनसे और दूसरी चीज़ों से मालूम चलता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बुक से मालूम चलता है। तो ठीक है, ओके। आई एम लविंग यू, अब ये कंटिन्यूस में ले गए हमने सेंटेंस को, लव के आईएनजी लगा दिया, ये कंटिन्यूस में चला गया। अगर आपने कंटिन्यूस में चला दिया तो ये तो खत्म होगा। मैं बता रहा हूं कोई भी एक्शन कंटिन्यूस की खत्म हो जाएगी कुछ समय बाद में। अगर तुमने किसी लड़की को ये कह दिया कि आई एम लविंग यू, और अगर उसको इस थोड़ा सा भी ग्रामर का नॉलेज है तो वो आपको पास ही नहीं फटकने देगी। उसको हमेशा बोलो ये कि आई लव यू, क्योंकि ये जो एक्शन होती है न तो कभी खत्म होती है, न तो पूर्ण होती है, न अपूर्ण होती है, ये परमानेंट चलती है, ये परमानेंट नहीं चलती, तो इसको बोला नहीं जाता है। आई एम लविंग यू कोई बेवकूफ़ी बोलेगा लड़का, अदरवाइज कोई नहीं बोलता। तो इनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स, यानी जो वर्ब नॉर्मली तौर पर कंटिन्यूस फॉर्म में जाती ही नहीं, उनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। और जो इजीली डायनामिक का मतलब होता है आराम से बदलने वाली, आराम से चेंज होने वाली, मतलब जिसमें आईएनजी जुड़ जाए, जो गति में आ जाए, डायनामिक गति होती है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन डायनामिक का मतलब फोर्स होता है, गति होती है। तो उनका यूज इसके अंदर मतलब वर्ब्स आईएनजी लेती हैं। तो कौन कौन सी वर्ब आईएनजी नहीं लेती हैं, अब ये आ गया हमारा टॉपिक। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश के अंदर तो परसेप्शन कहते हैं, और हिंदी के अंदर इनको कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। और वो कौन कौन सी होती हैं? सुनना, देखना, सूंघना, टेस्ट करना और टच करना। जैसे मुझे फील हो रहा है कि ये हार्ड है, ये चीज़ कैसी है? हार्ड है। जो ये जो 5 परसेप्शन वाली जो वर्ब होती हैं ये कंटिन्यूस में नहीं जाती। और कौन कौन सी नहीं जाती? तो मैंने ये आपको लिख रखी हैं, देखो। स्टेटिव वर्ब्स जो कंटिन्यूस में नहीं जाती, एक तो है परसेप्शन, इसमें जैसे सुनना, देखना, सुनना, वो तो वही बात है, सुनना, स्मेल करना, ये देखो स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, जैसे इसमें टच और जोड़ दो, इन 2 के अलावा। फिर कुछ वर्ब है थिंकिंग वर्ब, जो सोचने वाली जो वर्ब होती है उनकी बात कर रहा हूं मैं। कोई भी जो भी सोचने वाली, जैसे आई थिंक,
आई रिमेंबर, आई नो, आई रिकलेक्ट, आई सपोज, आई पोंडर, PONDER। पोंडर का मतलब भी सोचना ही होता है, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचना होता है, पोंडर वर्ब है, ठीक है। तो ये सोचने वाली चीजें हैं। ये देखो, ये जो वर्ब है, और ये वर्ब आ गई आपकी फीलिंग्स की, फीलिंग्स, यानी इसको इस तरीके से याद करना दोस्तों। दिमाग में सबसे पहले हम चीजें सोचते हैं, सबसे पहले तो 5 परसेप्शन, फिर सोचने वाली वर्ब, फिर दिल की वर्ब, जो दिल की वर्ब, और वो कौन कौन सी है, जैसे लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, विश, डिजायर और एग्री, यानी एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, उन वर्ब्स की बात कर रहा हूं मैं। फिर है पोजेशन, जो स्वामित्व दिखाए, जो अधिकार दिखाए, जैसे मेरे पास में एक कार है, तुम्हारे पास में एक हेलीकॉप्टर है। खैर हेलीकॉप्टर तो नहीं होगा, लेकिन कार तो बढ़िया हो सकती है आपके पास में, या आपके पास बहुत अच्छा घर हो सकता है, या आपके पास बहुत अच्छा लैपटॉप हो सकता है। इसको बोलते हैं पोजेशन। क्या बोलते हैं? पोजेशन। तो इसकी जो वर्ब हैं वो ये हैं। फिर वर्ब्स इन जनरल, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इन जनरल काम में आती हैं, जैसे लुक, सीन, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब प्रतीत होना, कोस्ट, कोई चीज की कोस्ट, रिक्वायर, बिकेम, होप, वेट, वजन नापना, मेजर, वैसे नापना। तो ये जो वर्ब्स हैं इनको आप अच्छे से देखना, ये वर्ब्स कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर नहीं जाती हैं। पहली बात तो जाती ही नहीं है, और अगर तुमने जबरदस्ती उनको भेज दिया तो उनका सेंस चेंज हो जाता है, और वो देखो कैसे होता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई सी यू। सॉरी, मैं आपको देखता हूं। अब देखो, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो ये हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूं, आई एम वॉचिंग यू, वॉच चला जाता है कंटिन्यूस में, लेकिन सी नहीं जाता कंटिन्यूस के अंदर, आई एम वॉचिंग यू। अब देखो दोस्तों, ये जो क्रिया है सी, ये जो क्रिया है, ये होती है हमारी बिना जानकारी के, इनवॉल्यूंट्री। एक होता है वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब हम काम वॉल्यूंट्री करते हैं, स्वयंसेवक, और इनवॉल्यूंट्री यानी अनिच्छापूर्वक करते हैं। जब हम कोई काम जानबूझ करके करते हैं, ये तो आप ऐसे समझ लो, जब हम कोई काम जानबूझ करके करते हैं तो हम इनमें आईएनजी लगाते हैं। लेकिन तुम देखो, जैसे मैं फिलहाल इस वर्ड को देख रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे हमने दरवाजे की तरफ देखा, मान लेते हैं यहाँ सामने दरवाजा है और उसके ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, या उसके सामने एक बहुत ज्यादा सीन है, एक खुला हुआ सा एरिया है। अब मैं उनको नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ दरवाजा को, लेकिन बाकी की चीजें भी दिख रही हैं। तो इनको बोलते हैं अनिच्छा से किया हुआ काम, यानी हमारा कोई इच्छा नहीं है, और कई बार हम बहुत गौर से देखते हैं, तो देखने से भी कई गड़बड़ होती हैं। तो अब आप देखो, तो हम इसकी बात कर रहे थे, क्या इसको हम कंटिन्यूस में ले जा सकते हैं? जैसे आई एम सीइंग यू, ये है यहां पर बात, तो ये एक गलत सेंटेंस है। ये क्या है? एक गलत सेंटेंस है। तो क्या सीइंग जा ही नहीं सकता? तो भाई दोस्तों, देखने के संदर्भ में तो जा नहीं सकता, और अगर तुम एक सेंटेंस है उसमें जाता है ये कंटिन्यूस में, जैसे डॉक्टर मोहन इज सीइंग दी पेशेंट, डॉक्टर मोहन इज सीइंग दी पेशेंट, डॉक्टर मोहन है वो पेशेंट को देख रहा है। तो यहां सीइंग का मतलब होता है जांचना। सीइंग का मतलब क्या होता है? जांचना। देखने के अर्थ में नहीं आया, इस तरीके से है जांचने के अर्थ में, पल्स जांच रहा है जो डॉक्टर है जो। ओके, और देखो,
आई एम हियरिंग यू, एक तो ये सेंटेंस है। जैसे कोई आदमी बोल रहा है और वो कह रहा है कि अरे मेरी आवाज़ तेरे तक आ रही है क्या, तो मान लेते हैं मैं उसकी आवाज़ सुन रहा हूँ, तो लोग बाग क्या बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तेरे को सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग यू। ये एक गलत सेंटेंस है। ये होता है आई हियर यू, आई हियर यू। और अगर आपने हियर के आईएनजी लगा दिया तो फिर इसका सेंस बदल जाता है। जैसे जज इज हियरिंग माई केस, जज इज हियरिंग माई केस। अब यहां पर हियर का मतलब सुनना नहीं है, यहां पर हियर का मतलब है सुनवाई करना, सुनवाई करना। और ऐसे ही लिसन टू या लिसनिंग टू, दोनों का यूज इसमें आईएनजी भी लग जाता है। तो एक ये फेमस है, लिसन के बाद में एक तो हमेशा टू आता है, जैसे आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, ये भी एकदम सही सेंटेंस है, यहाँ पर ये बदल जाएगा। और इनका यूज जनरल सेंस के अंदर, मतलब ये जो सेंस दिख रहा है इसमें बिल्कुल नहीं होता। जैसे कोई कार है और वो बहुत सुंदर दिख रही है तो हम क्या कहते हैं, देख यार कार बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं कहते, द कार लुक्स गुड, लुकिंग नहीं, कार लुक्स गुड, कार अच्छी दिखती है। तो ये जैसे लुक है, सीम है, अफेक्ट है, इन वर्ब्स को थोड़ा सा दोस्तों याद करना, इनका बार बार यूज करना। और इंग्लिश तो एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करती है, आपका हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और आप लोग नए शेयर करते हो, नए लाइक करते हो, पता नहीं तुम्हारा उसमें जा क्या रहा है। हमको इतना सा प्रॉफिट मिलता है कि आई फील एंथुसियास्टिक, एंड व्हेन आई फील एंथुसियास्टिक आई विल टीच इन अ फैंटास्टिक वे। सो आई अगेन want to tell you, share it, subscribe it, okay, thank you, bye. Please subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss an update.